नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ रूबिका लियाकत हैं। हम दोनों मिलकर अगले आधे घंटे में आपको फास्ट एंड फैक्ट्स दिखाएंगे। दिन की तमाम बड़ी खबरें होती हैं पूरे रिसर्च के साथ इसमें। नमस्कार। नोट बैन के मुद्दे को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो पाया। कानपुर हादसे में पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही संसद के कामकाज की शुरुआत हुई, विपक्ष ने नोट बैन को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा में विपक्ष ने नियम 56 के तहत नोट बैन पर बहस की मांग की, जबकि राज्यसभा में पीएम के मौजूद रहने की मांग की। सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष बहस से भाग रहा है। स्पष्ट है कि विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है और सदन को डिस्टर्ब करने के रोज नए नए तरह के तरीके ढूंढ रहा है। कई बार सदन स्थगित होने के बाद भी जब हंगामा खत्म नहीं हुआ तो कल तक के लिए कार्यवाही रोक दी गई। संसद के गेट पर भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने नोट बैन पर सरकार के फैसले का विरोध किया। विपक्ष नियम 56 के तहत बहस चाहता है। नियम 56 में चर्चा के बाद वोटिंग होती है। सरकार नियम 193 के तहत बहस चाहती है। इसमें चर्चा के बाद ना तो वोटिंग होती है, न प्रस्ताव पास होता है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने बैठक कर सरकार के खिलाफ रणनीति भी बनाई। बुधवार को विपक्ष के करीब 200 सांसद संसद में गांधी प्रतिमा के आगे धरना देंगे। विपक्ष के सांसद एक बार फिर से राष्ट्रपति के पास नोट बैन को लेकर शिकायत कर सकते हैं। कानपुर के पुखरैया में रेल हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 145 तक पहुंच गया है। रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है, हालांकि रेल रूट को शुरू करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हादसे में जान गंवाने वालों में से ज्यादातर लोगों की पहचान हो चुकी है। 100 से ज्यादा शव मृतकों के परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। कल पूरी रात ट्रेन में फंसे लोगों को निकालने का काम चला। हादसे में घायल लोगों का इलाज कानपुर के अस्पतालों में जारी है। मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी, मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स, मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ और सारे आउटसोर्सिंग एजेंसी के लोगों ने तन मन धन से काम किया, दिल लगा के काम किया। इंदौर पटना एक्सप्रेस के बाकी यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन पटना पहुंची। हादसे को याद करके लोग सिहर उठे। ट्रेन में ही थे। क्या हुआ था मैडम? क्या हुआ क्या बताएं, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक एकदम गाड़ी में जोर जोर से आवाज होने लगा और गाड़ी तिरछी हो गई पूरी। वो हम लोग आगे काटते हैं। स्थिति वो बहुत ही भयंकर रही। रविवार सुबह 3 बजे के करीब इंदौर से पटना जा रही एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। हादसे में सिटिंग, स्लीपर और एसी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि पीछे के कुछ डिब्बे पिचक कर अपनी कुल लंबाई के आधे हो गए थे। हादसे की वजह से झांसी कानपुर रूट पर 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि 29 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई। कानपुर ट्रेन हादसे को लेकर आज रेल मंत्री ने संसद में बयान दिया। वहीं विपक्ष ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे पर बयान दिया। हादसे पर अफसोस जताते हुए रेल मंत्री ने कहा कि इसकी फॉरेंसिक जांच होगी। साथ ही उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा देने की बात भी कही। Inquiry by Commissioner of Railway Safety into the accident has been ordered to determine the correct cause of accident. There shall be a separate comprehensive investigation aided by latest technical and forensic analysis. Strictest possible action would be taken against the guilty. विपक्ष ने हादसे को लेकर पीएम पर निशाना साधा। रेल मंत्री को नहीं बल्कि इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो पूंजीवादी जो नीतियां हैं, सोच है, उसको जिम्मेवार मानकर चलती है। When such a situation, such a tragic accident happens, it's very near to Delhi. The Prime Minister should have visited the spot. The Railway Minister should have visited the spot. Railway only the Minister of State, according to my information, has visited. शुरुआती जांच के मुताबिक पटरी में दरार की वजह से इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी। रेल मंत्री ने हादसे की जांच का आदेश दिया है। रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर ने जांच शुरू की है। रेलवे ने जांच के लिए झांसी कानपुर रेल लाइन की वीडियोग्राफी भी कराई है। कानपुर के सांसद और बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है।
कानपुर हादसे की वजह से कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। आगरा को लखनऊ से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हुआ। समारोह के दौरान वायुसेना के फाइटर जेट्स ने भी एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया। उन्नाव के बांगरमऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन का तोहफा देते हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कल मुलायम का जन्मदिन है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पूरा परिवार एक साथ नजर आया। बेटी की तारीफ करते हुए मुलायम ने कहा कि देश के नेताओं को यूपी से सीखने की जरूरत है। महत्वपूर्ण सड़क है, देश की महत्वपूर्ण सड़क है और देश के लिए एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश से सीखें। अब उत्तर प्रदेश के पिछड़ा पिछड़ा कहते हैं। अगर नेताजी का आशीर्वाद न होता और आपकी मेहनत न होती तो शायद ये दिन नहीं आता। मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत जल्दी ये जनता के लिए भी खुल जाएगा। ये अभी पूरा तैयार नहीं है, ये अब कच्चा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी ये मालूम है कि वो दोबारा से पावर में आने वाले नहीं है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों मिराज 2000 और सुखोई 30 ने टचडाउन किया। दरअसल इस एक्सप्रेसवे को एयर स्ट्रिप के तौर पर बनाया गया है ताकि युद्ध या किसी और इमरजेंसी के वक्त यहां प्लेन लैंड या टेक ऑफ कर सके। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। इसे 23 महीने के रिकॉर्ड वक्त में पूरा किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण में 13,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से आगरा की दूरी 3.5 घंटे में और आगे दिल्ली तक की दूरी सिर्फ 5 से 6 घंटे में तय की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे के बनने से कृषि, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म और दूध के कारोबार की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अब सरकार का लक्ष्य एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया से जोड़ने का है। महाराष्ट्र के नासिक में एक व्यक्ति ने विजय माल्या की तर्ज पर बैंक से कर्ज माफी की मांग की है। त्र्यंबकेश्वर नगर पालिका में सफाई कर्मचारी भाऊराव सोनवणे ने 2015 में बेटे के इलाज के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1.5 लाख रुपए लोन लिया था। भाऊराव को कहीं से पता चला कि एसबीआई ने उद्योगपति विजय माल्या का करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। इसके बाद सोनवणे ने अपना कर्ज माफ करने की भी मांग की। पत्रामध्ये वाचलं का मोठमोठ्या उद्योगपत्यांना कर्ज माफ होऊ शकतं, तर माझं काय नाही म्हणून मी बी अर्ज देऊन टाकलं का माझं कर्ज माफ करावं त्यांच्यावर। बँकेला लेटर केला, अर्ज दिला। हालांकि खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में माल्या का कर्ज माफ करने वाली खबरों का खंडन कर चुके हैं। Now today, only in the accounting books, the performing asset becomes non-performing. That's all. Otherwise, the liability to pay and the right to recover still remains. मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने आज अदालत की अवमानना के आरोप में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई गैर जमानती वारंट को ब्रिटिश सरकार को भेजेगी। सीबीआई माल्या के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA और धोखाधड़ी मामलों की जांच कर रही है। विजय माल्या पर बैंक्स के 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आज बैंक से 13 लाख रुपए की लूट हुई। खबरों के मुताबिक 4 आतंकी बडगाम की जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में दाखिल हुए और हथियारों के दम पर 13 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि बाद में पता चला कि लूटे गए 13 लाख रुपए में से 11 लाख रुपए के नोट पुराने थे। पूरे इलाके को सील कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। नोट बैन की वजह से आतंकियों की कमर टूट गई है। उनके पास जितना भी फंड था सब बेकार हो गया है, इसलिए लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अलगाववादी कश्मीरी युवाओं को उकसाकर रुपयों के बदले पत्थरबाजी और आगजनी कराते हैं। पत्थरबाजी के लिए 500 रुपए और आगजनी के लिए 1000 रुपए दिए जाते हैं। 8 नवंबर के बाद से कश्मीर में एक भी पत्थर फेंकने की घटना नहीं हुई है। नोट बैन के फैसले ने आतंकियों की फंडिंग को बिल्कुल जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इससे पहले 25 अक्टूबर को कुलगांव में एक बैंक से 2 लाख रुपए लूट लिए गए थे। जम्मू कश्मीर में सीमा और एलओसी पर फिर पाकिस्तानी गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ के एक जवान की शहीद हो गई। कल रात राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की शुरुआत हुई। रात भर फायरिंग चलती रही और सुबह भी ये सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ के 4 जवान घायल हो गए। उनमें से एक हेड कांस्टेबल राय सिंह का निधन हो गया। 40 साल के राय सिंह हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले थे। पाकिस्तान ने फायरिंग के दौरान न सिर्फ बीएसएफ चौकियों बल्कि गांवों को भी निशाना बनाया। दहशत की वजह से लोगों को अपना अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। भाई पूरे रात को इतनी ज्यादा शेलिंग हुई है ना, और इस टाइम तक बिल्कुल बराबर चल रही है। स्कूल वगैरह बंद है। दहशत इतनी ज्यादा है कि पूरी रात बच्चे नहीं सोए हैं। इतनी ज्यादा खतरनाक शेलिंग कर रहे हैं।
कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई इस बार भारत की ओर से हो रही है, इस प्रकार की कार्रवाई पहले कभी कई दशकों में देखने को नहीं मिली और यही कारण है कि उनका मनोबल बहुत ऊंचा। पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा, पुंछ की कृष्णा घाटी, मेंढर और बालाकोट में भी फायरिंग की। इस साल 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ने 369 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान करीब 300 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 15 जवानों और 12 आम लोगों की मौत हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में सीज फायर का समझौता हुआ था। पाकिस्तान की फायरिंग के बाद राजौरी के मंजाकोट इलाके में स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। सेना को आज नई ताकत मिली। वॉरशिप आईएनएस चेन्नई को औपचारिक तौर पर नेवी में शामिल कर लिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में 60% स्वदेशी तकनीक वाले वॉरशिप आईएनएस चेन्नई को देश को सौंपा। आईएनएस चेन्नई की खासियत है कि ये दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। रक्षा मंत्री ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। This is a historic day for the Indian Navy as the last of Project 58 class destroyers formally enters the service. The ship represents a significant coming of age of our warship building capacity. आईएनएस चेन्नई देश के सबसे बड़े वॉरशिप में एक और कोलकाता श्रेणी का तीसरा वॉरशिप है। आईएनएस चेन्नई की कुल लंबाई 164 मीटर और कुल वजन 7500 टन है। आईएनएस चेन्नई जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल से लैस है। कोलकाता श्रेणी के पहले वॉरशिप आईएनएस कोलकाता को 16 अगस्त 2014 को, जबकि दूसरे वॉरशिप आईएनएस कोच्चि को 30 सितंबर 2015 को नेवी में शामिल किया गया। 500 और 1000 के नोट बैन का दिल्ली के क्राइम ग्राफ पर बड़ा असर पड़ा है। 8 नवंबर के बाद से दिल्ली में होने वाले अपराध के मामलों में काफी कमी दर्ज की गई है। बीते एक हफ्ते के आंकड़ों को देखकर पुलिस भी काफी हैरान है। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने के बाद से दिल्ली में कोई बड़ी लूटपाट या झपटमारी की घटना सामने नहीं आई। पिछले सप्ताह 2 सप्ताह में यस, चूंकि पुलिस का प्रेजेंस भी थोड़ा और एक ऐसा सर्कमस्टांसेस है। जो मोदी जी किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। पब्लिक को परेशानी हो रही है सब, लेकिन पब्लिक से नाखुश नहीं है, खुश है। तो क्राइम भी घटा है। मैक्सिमम जो क्राइम होता था ऑलमोस्ट 50% तो लिकर दारू वगैरह यूज करने के बाद लोग मार्केट में कर लेते थे। अब पैसा है नहीं तो वहाँ जा नहीं पाएंगे। सो एक वैलिड रीजन इसका ये हो सकता है। 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच हत्या की कोशिश के 16, उगाही के 5, स्नैचिंग के 170 मामले सामने आए थे। 7 नवंबर तक चोरी के 273, सेंधमारी के 263 और गाड़ी चोरी के 712 मामले दर्ज किए गए थे। जबकि 9 नवंबर से 15 नवंबर तक हत्या की कोशिश के 6, जबकि उगाही का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। स्नैचिंग के 144, घर में चोरी के 209, सेंधमारी के 207 और गाड़ी चोरी के 609 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कुल 11 पुलिस जिले हैं और आंकड़ों के मुताबिक पहले आमतौर पर रोजाना झपटमारी और 50 और लूटपाट के 30 मामले सामने आते थे।